वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस और फाइनेंस इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे, बिजनेस क्या होता है? वो डे टू डे एक्टिविटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू मेट दी सेट टारगेट, वो क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस। बिजनेस जिसमें लेन देन होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, परचेज होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। फाइनेंस क्या होता है? पैसा, पैसे से रिलेटेड। अब बिजनेस फाइनेंस क्या होगा? वो पैसा जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए हमें बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए, सेल परचेज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उस पैसे को हम क्या कहेंगे? बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। फाइनेंसेस आर नीडेड टू ऑपरेट अ बिजनेस। फाइनेंसेस जो है, पैसा जो है वो चाहिए होता है एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए और डे टू डे एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए। अब उस फाइनेंस को, उस बिजनेस फाइनेंस को जो मैनेज करते हैं कि किस तरीके से हमें उस फंड को रेज करना है, पैसे पैसे चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से लोन लेंगे या शेयर्स लेंगे, शेयर्स आउट करेंगे, किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को रेज करेंगे। जब इस चीज का डिसीजन आ जाता है कि पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फाइनेंस। जब फाइनेंस को किस तरीके से यूज करना है और प्रोक्योर करना है, लेना है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें आता है प्रोक्योरिंग और फंड की, फंड्स हम कहाँ से रेज करेंगे, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो हम फंड्स रेज कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट लग रही है उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, जो रिस्क अराइज होते हैं जब हम फंड्स को प्रोक्योर करते हैं तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीजें हम किसके अंडर करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू डायमेंशन। ये टू डायमेंशन होता है, एक फाइनेंस और एक मैनेजमेंट। जैसे बिजनेस फाइनेंस होता है बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस और मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, बिजनेस को फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आपका बिजनेस में रिस्क के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा हो जाती है, फंड्स प्रोक्योरमेंट के वेज आपको नहीं मिलते हैं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जब हम अपने फंड्स को, बिजनेस फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते हैं इन ऑर्डर टू रेज द फाइनेंस फॉर आवर बिजनेस एक्टिविटीज, वो क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप आपको बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या कहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। जब हम प्लान करते हैं और कंट्रोल कर फंक्शन जो हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फाइनेंस फंक्शन में भी, वो क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है? दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड अपटन। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों जरूरी है? क्यों करते हैं? पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वो एक शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज करने का काम किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स चाहेंगे, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो चाहेंगे कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जितना पैसा उन्होंने लगाया उससे उसको डबल, हायर रेट पे मिले। तो इसीलिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। अदर ऑब्जेक्टिव, कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ फंडिंग यूज करना है, किस तरीके से अपने फाइनेंस को यूज करना है, कौन सी सिचुएशन में आपको यूज करना है, किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें कि हमारा फाइनेंस वेस्ट ना हो। तो ये तीन क्या होते हैं? मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ऑब्वियसली कि एक बिजनेस के साइज और कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस किस पे डिपेंड करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक बिजनेस के साइज पे और उसके फिक्स्ड एसेट्स कि उसके पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं। अगर कंपनी के पास ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स हैं तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट अगर फिक्स्ड एसेट्स नहीं है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल।
द फाइनेंशियल डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, द क्रेडिट पॉलिसी, इन्वेंटरी मैनेजर इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितनी हमारे करंट एसेट होंगे ना, जितने ज्यादा करंट एसेट होंगे उतने ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे इन्वेंट्रीज के लिए या डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वर्किंग कैपिटल। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी, इसका फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम होता है कि वो डिसाइड करे प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, डेट कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बाहर से जो उधार लिया वो ज्यादा है और आपकी इक्विटी कम है, तो वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन कंपनी को इम्पैक्ट कर देगा। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज, फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेना होता है कि उनको फंड्स जो रेज करना है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज करना है या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करना है। उनको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए विद इन 1 ईयर, 6 मंथ्स, 5 ईयर के लिए चाहिए, या उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये भी किसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है। ऑल दी आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट करता है डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आप अकाउंट्स में कर रहे होगे पीएनएल अकाउंट, तो वही आपका एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट कर देगा। तो इसीलिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। All the financial decisions taken by financial managers in the past largely affect the current financial decision as well. जो भी फाइनेंशियल डिसीजन मैनेजर्स ने पास्ट में लिया है ना, वो आपके आने वाले फ्यूचर डिसीजन को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। उससे आप सीखने को मिलेगा, अगर आपने कोई डिसीजन गलत लिया है तो आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे, और अगर किसी डिसीजन ने आपको प्रॉफिट अर्न करके दिया है तो आप उसको बार बार फॉलो करना चाहोगे बाय मेकिंग सम चेंजेस इन इट। देन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ फाइनेंस इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है ना, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, वो सिर्फ तभी पता लग सकती है कि वो सिर्फ किससे पता लग सकती है कि किस क्वालिटी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल आता है। फिर होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि किस तरीके से फाइनेंस आपको रेज करना है, इक्विटी, डेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर होता है डिविडेंड डिसीजन कि किस तरीके का डिविडेंड पॉलिसी आप देंगे, रिटेन्ड अर्निंग देंगे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड करेंगे। तो ये 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ये वो डिसीजंस होते हैं जिसमें कि डिसाइड करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि कौन से एसेट्स को हमें एक्वायर करना है, कौन से एसेट्स को परचेज करना है और कहाँ पे पैसा लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि कहाँ पे पैसा लगाना है कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है ना, वो किसी एक ही एक्टिविटी में सारा पैसा नहीं लगाएगा, वो क्या करता है, अपने पैसे को डिवाइड कर देता है इनटू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि अगर एक बिजनेस एक्टिविटी से आपको लॉस हो रहा है तो दूसरी बिजनेस एक्टिविटी आपको प्रॉफिट अर्न करके दे इन नियर फ्यूचर, और आपके फाइनेंशियल जो डिसीजन आपने लिया वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। फंड्स हैव टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। फंड्स जो है उनको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मशीनरीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। लेकिन करंट एसेट में भी करना चाहिए। आपने फिक्स्ड में कर दिया, मशीन ले ली, बिल्डिंग ले ली, इक्विपमेंट ले लिए, आपके पास उसमें काम करने के लिए करंट एसेट्स है ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं है, फिनिश स्टॉक नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे, वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो अपने फंड्स को इस तरीके से डिवाइड करता है कि उसके पास फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट दोनों में इन्वेस्टमेंट हो। डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट आर नोन एज कैपिटल बजटिंग। जो डिसीजंस किससे रिलेट होते हैं कि हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कैपिटल बजटिंग। क्यों, क्योंकि उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होती है। वही जो हमारे करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को रिजल्ट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी टेकन वेरी केयरफुली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। जब भी कोई फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। क्यों, क्योंकि
Financial decision involve commitment of huge financial resources. Funds have to be procured from different sources. जो investment decision है उसमें बहुत ज़्यादा finance जुड़ा होता है, बहुत पैसा लगा होता है और जो वो पैसा है वो different sources से raise किया गया होता है. Investment of funds in capital assets mean long term commitment. जब भी capital assets में मतलब fixed assets में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है. फंड्स आर ब्लॉक्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है. इमीडिएट रिटर्न्स में नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट. अब जब आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हो तो उसमें आप इमीडिएट रिटर्न को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट अर्न करके जरूर देगा, बट आप चाहो कि इमीडिएटली दे तो ऐसा नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन माइट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर. जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं. अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही गलत हो गया, आपने फिक्स्ड में कम इन्वेस्ट किया, करंट में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ सकता है. तो वो जो डिवीजन होता है फंड्स का, जो डिवीजन होता है इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंस का, किसमें, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में, वो एकदम सोचा समझा परखा हुआ होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर. तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए वो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. पहला, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत ज्यादा फाइनेंस, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है. तो कैश फ्लो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग. अगर आपका कैश फ्लो ही करेक्ट नहीं होगा, अगर आपके कैश फ्लो में आपके पास पैसा कम आ रहा है और आपका कैश फ्लो उसको ज्यादा पैसा जाता हुआ दिखा रहा है, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब आपका पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, तो वो इफेक्ट कर देगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को. आपको लगेगा कि आपका खर्चा ज्यादा है, आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ROR. कंपनी शुड कंपेयर द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. एक कंपनी को कंपेयर करना चाहिए कि जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स है उनके पास, उनमें से कौन सी उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही है, बेटर प्रॉफिट अर्न करके दे रही है. For example, if company has two investment proposal A and B bringing 15% return and 10% profit respectively, then definitely company will prefer proposal A. कंपनी के पास दो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है A एंड B. A 15% रिटर्न अर्न करके दे रहा है, B 10%. तो ऑब्वियसली हर कोई ज्यादा रिटर्न चाहेगा, तो कंपनी किस के पास जाएगी, 15%. तो वो A वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी. तो रेट ऑफ रिटर्न की, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपको कितना वापसी मिल रहा है, वो भी इफेक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को. नेक्स्ट होता है रिस्क इन्वॉल्व. हायर द रिस्क हायर द इन्वेस्टमेंट. जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने चांसेस हैं कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी भी हो जाए. तो मॉडरेट रिस्क कंपनी अफोर्ड कर सकती है कि हाँ ठीक है, इतना रिस्क होगा तो वी विल बेयर, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा. लेकिन बिजनेस का एक टर्म है कि जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट अर्न करने के. बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल मैनेजर को सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. Investment criteria. The decision to invest the particular project involves a number of calculation regarding the amount of investment. इन्वेस्ट करने से पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको देखना होता है कितने अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, क्या इंटरेस्ट होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा. इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. वो सारे टेक्निक्स, बजटिंग टेक्निक, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को मद्देनजर रख के ही सारे डिसीजन लेता है. आई होप आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि फंड्स को, अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली कि इतना हम फिक्स्ड 50% फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, 50% करंट कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे. अब वो 50% कहाँ से आएगा, पैसा आएगा कहाँ से. तो जब पैसे को रेज करने की बात आती है तो वो क्या कहलाती है, फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है. ये जो डिसीजन होते हैं वो फंड्स को रेज करने के डिसीजंस कहलाते हैं. एक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो वो जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन के अंडर आते हैं. और फंड्स को रेज करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे वेज भी होते हैं. तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, शेयर होल्डर्स,
डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट्स, इन सब के थ्रू एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फंड्स को रेज कर सकती है, फाइनेंस रेज कर सकती है. Financial manager has also to determine the ratio of own fund and borrowed fund. Financial manager को ध्यान रखनी है रेशो ओन फंड की, कितना फंड उनका खुद का होगा, कितना वो बाहर से बोरो करेंगे. ओन फंड अवेलेबल फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. ओन फंड होता है जो परमानेंटली अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी में. एंड डू नॉट रिक्वायर एनी कमिटमेंट एंड रिगार्ड्स ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. जिसको कोई कमिटमेंट नहीं दी जाती, बोल दिया जाता है कि देखो प्रॉफिट होगा तो हम रिटर्न कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा. तो ये ओन फंड जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं. होता है बोरोड फंड, जब हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैपिटल को, पैसे को बोरो करते हैं. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है. हमने जिस काउंटर पार्टी से या जिस पर्सन से, जिस इंस्टीट्यूशन से फंड्स को बोरो किया है, और हर बोरोड फंड की एक मैच्योरिटी होती है. हर डेट इंस्ट्रूमेंट की एक मैच्योरिटी होती है कि जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो हमें पैसा वापस करना होगा उस बंदे को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को जिससे हमने बोरो किया है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन को? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, फंड्स को रेज करने की कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है इक्विटी शेयर्स में, कमर्शियल बैंक में, पब्लिक डिपॉजिट में. डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कौन कितना चार्ज करेगा. तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, फंड्स को रेज करने में भी जो पैसा लगता है उसको भी ध्यान में रख के ही डिसीजन लिए जाते हैं. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन. फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब फंड्स को हम फंड्स रेज करते हैं इक्विटी डिबेंचर्स के थ्रू, और ये जो कॉस्ट होती है ये रेजिंग फंड से लोअर होती है एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए. अगर लोअर होती है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. रिस्क इन्वॉल्व. डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस में बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क. हर फाइनेंस को रेज करने के तरीके के साथ अपना ही खुद का एक रिस्क जुड़ा हुआ होता है. तो प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, हर रिस्क को ध्यान में रखना होता है बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन. कैश फ्लो और लिक्विडिटी पोजीशन. अगर एक कंपनी की लिक्विडिटी ही नहीं है, एक कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है तो वो डेब्ट फाइनेंसिंग कर सकता है. लिक्विडिटी से मतलब क्या होता है कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर इन केस बीच में डेटर उठ के आ गया कि मेरे पैसे तो आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी है कि आप उसको पे ऑफ कर सकोगे. ऐसे ही होना चाहिए. बट अगर आप लिक्विडेट ही नहीं हो, आपके पास इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है, तो आपको डेट फाइनेंसिंग के ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा. पीरियड ऑफ फाइनेंस. पीरियड ऑफ फाइनेंस भी ध्यान करता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए. वो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पैक्ट करता है. कंट्रोल मैनेजमेंट. कंट्रोल ऑफ कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे लाई करता है. इशू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रेज करने में हेल्प करते हैं, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज्यादा आपके डेट शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो आपकी कंपनी का जो भी कंट्रोल है वो किनके पास चला जाएगा, उनके पास चला जाएगा, और आपके पास ओन फंड कम हो जाएगा और बोरोड फंड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी. कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन. हम मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट आज के टाइम में हमारी क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है, चेंज होती रहती है. कभी शेयर्स के प्राइस अप होंगे, कभी शेयर्स के प्राइस डाउन होंगे. तो बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को कैपिटल मार्केट को भी ध्यान में रखना होता है कि क्या कंडीशन चल रही है हमारी कैपिटल मार्केट की, क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, कि क्या रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न हम उनको दे सकते हैं. तो ये सारे डिसीजन इम्पैक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं किसको, हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को. नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं? अब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लिए कि कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है. फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए कि पैसा कैसे रेज करना है. नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजंस. अब जिनसे आपने पैसा बोरो किया है या जिन शेयर होल्डर्स को आपने शेयर्स बेचे हैं वो क्या करेंगे, उनको इन रिटर्न भी तो आप कुछ दोगे ना. तो जो इन रिटर्न वाले डिसीजंस होते हैं कि इन रिटर्न आप कितना प्रॉफिट दोगे, कितना डिविडेंड शेयर करोगे, कौन सा पोर्शन प्रॉफिट का आप बांटोगे, वो डिसीजंस किसके अंदर आते हैं, आपके डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आते हैं. एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है क्या उसको सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उसमें से कुछ रिटेन करना है, या उसका कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी शेयर होल्डर्स. तो ये सारे डिसीजंस जो डिविडेंड से रिलेटेड, अर्न प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, रिटर्न से रिलेटेड होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आते हैं.
फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को? पहला, करंट अर्निंग की करंट अर्निंग क्या है उस ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर जो आप कंसीडर कर रहे हो कि कौन सी ईयर का प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उस ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। जितना ज्यादा हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड व्हेन द अर्निंग आर सस्टेनेबली हायर, जितनी ज्यादा अगर किसी ईयर में ज्यादा अर्निंग होती है तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, हायर होता है। लेकिन अगर किसी ईयर में कम अर्निंग होती है तो वो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो करंट अर्निंग पे डिपेंड करता है आपके डिविडेंड डिसीजंस। नेक्स्ट आता है पास्ट अर्निंग। अगर हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चलें तो कंपनी जो है पास्ट प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इन केस आपको लास्ट ईयर 100 प्रॉफिट हुआ था इस और आपने 50 डिस्ट्रीब्यूट किया था, 50 को क्या कर लिया था, रिटेन कर लिया था। इस ईयर आपको 50 ही हुआ है लेकिन आपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट किया था कि 80% हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जो पास्ट प्रॉफिट है उसको अपने करंट प्रॉफिट में ऐड करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये भी क्या करेगा, कंपनी के फैक्टर्स को या डिविडेंड डिसीजंस को इफेक्ट करेगा। तो पास्ट अर्निंग भी क्या करती है, कंपनी के डिसीजन को, डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती है, डेप्रिसिएशन से बचाती है। फाइनेंसिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर ग्रोथ। अगर कोई कंपनी सोच रही है कि वो इन कमिंग टाइम किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो भी आपकी डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि आपका डिविडेंड कितना स्टेबल है, आप कितना जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो पर ईयर वो कितना स्टेबल है, एक फिक्स या उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है। अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती है। बट अगर स्टेबल रहता है आपका प्रॉफिट, फिक्स्ड रहता है, कितना तो आप अर्न करते ही करते, उससे ज्यादा हो सकता है। तो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एक रेगुलर इनकम का काम करती है स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये भी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजंस को। लिक्विडिटी और कैश फ्लो पोजीशन, लिक्विडिटी और कैश फ्लो पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जो आपके तीनों डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंसिंग को और डिविडेंड को। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो लाइबल हो जाती है उस डिविडेंड को पे करने के लिए, और अगर नहीं फुलफिल हो पाती वो रिक्वायरमेंट तो डिविडेंड वारंट इशू कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी को डिविडेंड डिसीजंस को बोलने से पहले, डिविडेंड डिसीजन को डिक्लेयर करने से पहले अपनी लिक्विडिटी और कैश फ्लो पोजीशन को चेक कर लेना चाहिए। शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, कई बार शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी इम्पैक्ट करती हैं आपके डिविडेंड डिसीजंस को। स्टॉक मार्केट कंसिडरेशन, ये भी तीनों डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज फाइनेंशियल और वेदर इट इज आपका डिविडेंड। स्टॉक मार्केट की कंडीशन जो होती है ना वो भी इम्पैक्ट करती है आपके डिविडेंड डिसीजंस को। इश्यू ऑफ फ्रेश कैपिटल, जब आपको फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अब उसमें अगर आप ज्यादा शेयर पब्लिक इशू किए हैं, आपने पब्लिक शेयर इशू किए हैं और डिबेंचर्स इशू किए हैं तो आपको हायर रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा ताकि आप उन शेयर होल्डर्स को अपने मार्केट की तरफ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या कर सको, अट्रैक्ट कर सको। और जितना ज्यादा आप डिविडेंड ऑफर करोगे उतने ज्यादा शेयर होल्डर्स आपके डिविडेंड को या आपके शेयर्स को परचेज करेंगे। तो जब भी फ्रेश इशू कैपिटल होती है तो भी आपके डिविडेंड डिसीजंस इम्पैक्ट होते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, डेफिनेटली महंगाई हर नॉर्मल से नॉर्मल डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, तो ये तो डिविडेंड डिसीजंस है। तो आई होप आपको डिविडेंड डिसीजंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हम डिटरमाइन करते हैं कि क्यों, पॉलिसीज मेड करते हैं, प्रोसीजर मेड करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है एक एंटरप्राइज की उनको किस तरीके से हमें प्लान करना है, वो क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। लेकिन इसमें फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड। ये बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक नीड है और ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग को इंटीग्रेट करता है। अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके पास राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी एट राइट टाइम। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं? पहला, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि आपका क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, क्यों। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, उस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। Determination of kinds of securities to be issued
किस तरह की सिक्योरिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी इन टर्म्स टू मेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, कैसी फाइनेंशियल पॉलिसीज को वो फॉर्मुलेट करेंगे। ये 4 स्टेप्स को ध्यान में रखती है हर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर heading to the decisions related to their finance। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? अवेलेबल टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फंड एट द राइट टाइम। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको इंश्योर करना होता है जब आपको पैसे की जरूरत है तो आपके पास पैसा हो। चेक एक्सेस फंडिंग, अगर आपके पास एक्सेस फंडिंग है, इनएडिक्वेट फंडिंग है, तो वो भी किसका काम है? फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है कि उसको किस तरीके से मॉडरेट किया जाए, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि आपके पास पैसा एट राइट टाइम आपके पास पैसा हो और आपके पास एक्सेस फंडिंग भी ना हो। और अगर एक्सेस फंडिंग है तो आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, हेल्प करता है फ्यूचर के लिए प्लान्स को डेरिवेट करने के लिए, हेल्प करता है कि फंड्स को हमें किस कौन से एरिया बिजनेस एक्टिविटी में फंड्स को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अनसर्टेनिटी जो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की, उसको रिड्यूस करता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको पैसा चाहिए आपके पास पैसा ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन से कौन बचाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग बचाती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ये पैसों से रिलेटेड ऐसा स्ट्रक्चर है जो रेशो मेंटेन करता है ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड, मतलब खुद के पैसे में और उधार लिए गए पैसे में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड। जब इन दोनों को टोटल कर देते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का फंड्स निकल जाता है। ये क्या था? ओनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट, ओनर फंड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, रिजर्व सरप्लसेस हो सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। इन सब का दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी भी हम इसको बोलते हैं। बोरोड फंड्स जो होते हैं लोन्स प्लस डिबेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट, जिनको हम डेट बोलते हैं, जो हम उधार लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो मिक्स होता है किसका? लॉन्ग टर्म फंड्स का। रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेफर करता है जिसमें डेट, उधार लिया हुआ पैसा, और इक्विटी, खुद का पैसा, दोनों ही फाइनेंस इन्वॉल्व होते हैं ताकि हम बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे से रन कर सकें। कॉस्ट एंड रिस्क, कौन सी कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व होती है? डेट वर्सेस इक्विटी होता है। डेट जो हमने उधार लिया उसकी कॉस्ट कम होती है इक्विटी से, लेकिन डेट जो होता है वो ज्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि उधार लिया हुआ पैसा जब आप वापस नहीं करते ना तो आपकी कंपनी के नाम पे वारंट निकल जाते हैं। Cost of debt is less than cost of equity as lender's risk is less than owner's risk। क्यों कम होता है कॉस्ट ऑफ डेट? क्योंकि जो लेंडर्स का रिस्क है वो कम होता है ओनर्स के रिस्क से। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है ना तो एक पल को वो इक्विटी के पैसे को रोक देगी, लेकिन डेटर्स के पैसे को वो नहीं रोक सकती, उनको डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा एज एग्रीड। लेंडर अर्न्स एन एश्योर्ड इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। लेंडर्स जो होते हैं, डेट शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ये जो एश्योर किया गया है वो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस so bring down the tax liability of a business whereas dividend are paid out of profit after tax। जो आपके इंटरेस्ट होता है डेट पे वो क्या होता है? टैक्स डिडक्टिबल है, उस पर आपको टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है आफ्टर पेइंग टैक्स को देने के बाद। डेट जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होता है। अगर कोई डिफॉल्ट होता है इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट या रीपेमेंट ऑफ पेमेंट में तो आपकी कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन के। अगर अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है तो उसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा डेट एंड इक्विटी का, जो आपके मार्केट शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर को आप अच्छा कब बोलोगे? जब वो आपको मैक्सिमम रिटर्न लेके देगा, जब वो लेस रिस्की होगा, जब उसमें सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, जब वो फ्लेक्सिबल होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, जब वो इकोनॉमिकल होगा, जब मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें इन्वॉल्व होगी। ये थे फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल। नेक्स्ट कैपेसिटी होगी, वो डायनेमिक इन नेचर होगा और उसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो बिजनेस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंट्रोल, ये डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, इसमें कंट्रोल किसका होना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होना चाहिए। तो ये थे
फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? अगेन कैश फ्लो पोजीशन, कि आपका कैश फ्लो का क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कि आप फिक्स्ड पेमेंट को कवर कर पाएंगे या नॉर्मल बिजनेस की तरह उसको रन करना चाहेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो आपका डेट है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू आपके इक्विटी से। डेट सर्विस कवरेज रेशो, की जो आपका डेट सर्विस कवरेज है, जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जितना आपने डेप्रिसिएशन दिया है, इंटरेस्ट दिया है, नॉन कैश एक्सपेंसेस पे किए हैं, इंटरेस्ट पे किया है, रिपेमेंट पे किए, उसके बाद भी आपके पास जो रेशो बचे, जो पैसा बच रहा है, वो इनफ है कि आपका जो कवरेज रेशो है वो लो है किससे, डेट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, जो है आपकी एक शेयर पे आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो भी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ डेट, ज्यादा डेट कैन बी यूज्ड इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लो, मोर डेट कैन बी यूज्ड इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लो। अगर बाहर से पैसा लेना, उधार लेना, उसमें पैसा कम लग रहा है आपका, तो आप क्या करोगे, बाहर से पैसा ले लोगे। टैक्स रेट, जितना हायर टैक्स रेट होगा, डेट रिलेटिव चीपर हो जाएगा, इंक्रीज करेगा किसको, इक्विटी को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, व्हेन द कंपनी यूजेस मोर डेट, जब कंपनी डेट को ज्यादा यूज करती है ना, तो वो फाइनेंशियली रिस्की हो जाती है, क्योंकि डेटर्स के पास आपकी कंपनी की पार चली जाती है इंस्टेड ऑफ आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू जो होती है, जब आप पब्लिक में शेयर इशू करते हैं ना, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ टेकिंग लोन, लोन लेने से, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना पड़ता है। रिस्क कंसिडरेशन, टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन बोथ द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क जो है बिजनेस का, वो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों पे डिपेंड करता है। एक फर्म लोअर रिस्क लेगी तो उसके डेट के चांसेस यूज करने के क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फर्म जो होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेट। कंट्रोल जो होना चाहिए वो फर्म के पास ही रहना चाहिए, डेट के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये थे फैक्टर्स जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो हम पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं, ये सोच के कि नियर फ्यूचर में हमें प्रॉफिट अर्न होगा, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। कौन कौन से फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अराइजेस, क्यों जरूरी है, जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम फ्यूचर अर्निंग परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारी फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी होगी। क्या इंपॉर्टेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, कमिटमेंट ऑफ फंड होती है कि नियर फ्यूचर हमें प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा, रिस्क फैक्टर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इरिवर्सिबल डिसीजन है, एक बार पैसा फंसा दिया तो फंसा दिया, अगर प्रोजेक्ट को छोड़ दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को, नेचर ऑफ बिजनेस, कितना कैसा नेचर है, बड़ा है बिजनेस आपका, छोटा है, हाई लेवल पे कर रहे हो, लो लेवल पे कर रहे हो, स्केल क्या है। स्केल ऑफ ऑपरेशन भी इम्पैक्ट करता है कि लार्ज स्केल में ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप छोटे स्मॉल स्केल पे हो तो उससे अगर आप कंपेयर करो। चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक आप सेलेक्ट करोगे, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक करोगे या मशीनरी इंसेंटिव टेक्निक करोगे या लेबर इंसेंटिव टेक्निक करोगे। कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट, टेक्निक्स पे ज्यादा पैसा, कैपिटल फिक्स्ड एसेट पे ज्यादा पैसा लगाओगे या लेबर्स पे ज्यादा पैसा लगाओगे, वो भी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सडन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, आपकी कंपनी ज्यादा ग्रो करना चाहती है इन फ्यूचर तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी चाहती है कि एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे, उसमें भी आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे खर्चों को डील करने में पैसा लगता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। दो तरह की होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। जब हम सारी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में कर देते हैं तो वो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कराते हैं, जबकि जो एक्सेस ऑफ करंट एसेट होता है करंट लायबिलिटी पे, वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इंपॉर्टेंस क्या है वर्किंग कैपिटल की, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल कराने में हेल्प करता है, वेजेस सैलरीज पे करने में हेल्प करता है, अगर ओवरहेड कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, सर्विस कॉस्ट होती है, फ्यूल पावर एक्स्ट्रा जितनी भी कॉस्ट होती है उनको मेट करने में भी वर्किंग कैपिटल हेल्प करता है।
मार्केट से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनको भी वर्किंग कैपिटल डील करने में हेल्प करता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल में? नेचर ऑफ बिजनेस, कि क्या नेचर है बिजनेस का। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को लेस अमाउंट ऑफ वर्क कैपिटल चाहिए होगी, वहीं अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन पावर का ज्यादा रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्केल में होगी। स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा स्केल पे, लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, स्मॉल स्केल पे है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। बिजनेस साइकिल, अगर आप बूम पे है, प्रोडक्शन आपकी पीक पे है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, लेकिन अगर आप डिप्रेशन में है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। सीजनल फैक्टर, सीजन्स में, जब सीजन में इन डिमांड आते हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, जब सीजन नहीं होता तो लो वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट अलाउड, अगर क्रेडिट अलाउड कस्टमर को दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर गुड्स जो है कैश पे सोल्व कर रहे हैं तो सोल्ड कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड, अगर फर्म एबल है रॉ मटेरियल को क्रेडिट पे खरीदने में तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, वहीं अगर क्रेडिटर्स ने या सप्लायर से मना कर दे कि वो उधार पे सामान नहीं देंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इन्फ्लेशन, वर्किंग प्राइस का चेंज होना, घटना बढ़ना, अगर इन्फ्लेशन है तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ेंगे, वेजेस भी बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ऑपरेटिंग साइकिल, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर है तो वर्किंग कैपिटल कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जितनी ज्यादा कैपिटल, जितनी ज्यादा सेल होएगी उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं? जब हम एक लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल। जब हम कंपनी के करंट एसेट्स में पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा वर्किंग कैपिटल। टाइप ऑफ एसेट एक्वायर्ड, कौन से एसेट्स करते हैं? नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हो, इसमें हम करंट एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लिक्विडिटी क्या होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल इजीली लिक्विडेट नहीं होते, वहीं वर्किंग कैपिटल इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं। कन्वर्जन टू कैश, इट इज नॉट feasible टू कन्वर्ट इनटू कैश, इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन वर्किंग कैपिटल कैन बी एक्सचेंज इनटू कैश इजीली। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड होते हैं और ये ऑपरेशनल ओरिएंटेड होते हैं। तो आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर 9 खत्म होता है। अगर आपको आज के चैप्टर में किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.